गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज रात मैं बता सकता हूं अमेरिका के लोगों और दुनिया को कि अमेरिका ने एक कामयाब ऑपरेशन किया जिसमें मारा गया ओसामा बिन लादेन, अलकायदा का लीडर ओसामा बिन लादेन मारा गया है। अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 मारा गया है। वो अपने संरक्षक और बेटे के साथ पाकिस्तान के एबटाबाद के एक अनजान से इलाके में अपने उस घर में मारा गया जिसमें वो सालों से सबसे छुप कर रह रहा था। दुनिया के बेहतरीन खुफिया तंत्र और आतंक रोधी ऑपरेशन को उसकी तलाश थी। बिन लादेन की लाश के अलावा उसे मार गिराने वाले नेवी सील्स अपने साथ एक और चीज लेकर लौटे थे, उसके कंप्यूटर्स के हार्ड ड्राइव्स। नेवी सील्स जानकारियों का पिटारा हासिल करने में कामयाब रहे। जब्त होने के वक्त वो दुनिया में सबसे गुप्त चीजों में से थी। लेटर्स को देखने से पता चलता है कि 9/11 के हमले काफी नहीं थे। अब इन हार्ड ड्राइव्स को डाउनलोड करके पर्दा हटा है इतिहास के सबसे बदनाम आतंकवादी की निजी सोच से। रोज सूरज डूबने के साथ ताबूत हासिल होते रहेंगे तुम्हें। ये है वो ओसामा बिन लादेन जिसे दुनिया जानती है, अपनी सोच में खोया, हथियारबंद, समझ से परे। यहां उसकी वो तस्वीर है जो उसकी हार्ड ड्राइव में मिली है, लेकिन इस तस्वीर में कोई और भी है। मैं पीटर बर्गन, पश्चिम के उन चंद लोगों में से एक जो बिन लादेन से मिले थे। 1997 में मैंने ओसामा बिन लादेन के साथ पहला टीवी इंटरव्यू किया था। हमारी आंखों पर पट्टी बांधकर ढेरों हथियारों से लैस अलकायदा के लोग हमें गाड़ी से पहाड़ों के ऊपर ले गए। करीब आधी रात को ओसामा बिन लादेन सामने आया। मुझे उम्मीद थी कि इंकलाबियों की तरह टेबल पीटी जाएंगी और कोई बहुत गुस्सैल सा आदमी सामने आएगा, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। उसने ऐसा रवैया दिखाया जैसे कोई मौलवी हो। ज्यादा दिखावा नहीं, न ऊंची आवाज में बोला। उसने खुद को शालीनता से पेश किया। सवाल यह है कि क्या वो असल में वैसा ही था? आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? आप देख भी लेंगे और सुन भी लेंगे मीडिया में, इंशाल्लाह। चार साल बाद बिन लादेन ने अपना वादा पूरा करते हुए 9/11 के दिन करीब 3000 आदमियों, औरतों और बच्चों को मार डाला। बिन लादेन उनमें से था जिसने इतिहास को मोड़ दिया था। 90 के आधे दशक बाद से मैंने अपनी पेशेवर जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा ये पता लगाने में बिताया कि वो असल में था कौन। मुझे लगा था कि बिन लादेन के बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया था, लेकिन ऐसा था नहीं। बिन लादेन को मारने के बाद नेवी सील्स टीम को 5 कंप्यूटर, 100 से ज्यादा फ्लैश ड्राइव, डीवीडीज और कंप्यूटर डिस्क्स, ढेरों सेल फोन्स और हाथ की लिखी एक डायरी मिली थी बिन लादेन के एबटाबाद वाले घर से। CIA ने इन ड्राइव से मिली ज्यादातर चीजें डीक्लासिफाई करके जनता के सामने पेश की थी। हमारी पूरी जिंदगी होती है हमारे कंप्यूटर्स पर, लिहाजा आज लगता है उनसे मिले डेटा से काफी कुछ निकाला जा सकता है। बिन लादेन ने कभी सोचा नहीं होगा कि ये हार्ड ड्राइव सबके सामने आएंगी और इनसे बिन लादेन की कलें खुली है। इनमें 250 गीगाबाइट से ज्यादा डेटा था, इसलिए ढेरों फाइल्स को खंगालना बहुत भारी काम था। लिहाजा मैंने कुछ माहिर लोगों की सहायता ली। बेशक यही हैं सारे दस्तावेज, दस्तावेजों का पहाड़। जरा अंदाजा लगाइए कि इन सब में कितनी जानकारी छिपी है। CIA ने दर्ज किया है कि उनके पास करीब 4,70,000 आइटम्स हैं। क्या बात है। नेली उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने इन ड्राइव में मौजूद पूरी निजी बातचीत को अरबी में पढ़ा और वो इस पर किताब लिख रही हैं। काफी कुछ अंदरूनी बातचीत है इसमें, कह सकते हैं कि अलकायदा के राज हैं। डॉक्टर रीड मेलॉय दुनिया के जाने माने फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं। पिछले 20 साल से वो FBI के साथ हैं। मैंने ज्यादा काम खतरे को पहचानने, उसे काबू करने पर किया है। डालिया मोगाहेड एक अमेरिकन मुस्लिम रिसर्चर और इंस्टीट्यूट फॉर सोशल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग में डायरेक्टर ऑफ रिसर्च हैं। हम अमेरिकन मुस्लिम समुदाय के सामने आने वाली अहम चुनौतियों पर काम करके जागरूकता लाते हैं। अली सुफान अरबी बोलने वाले FBI स्पेशल एजेंट रहे हैं। इन्होंने ही सबसे पहले 9/11 को अलकायदा से जोड़ने वाला पक्का सबूत खोजा था। ये ओसामा बिन लादेन के
काबुल के ठिकाने की एक ईंट है। 9/11 को जो हुआ उसकी यादगार के तौर पर रखी है मैंने ये ईंट। अगर हमारा पैगाम तुम तक लफ्जों में पहुंच जाता तो हमने उसे जहाजों से न पहुंचाया होता। बिन लादेन वो शख्स था जो पूरी मुस्तैदी से अपने राज छुपाए रखता था, लेकिन उस घर में किसी के पास एक वीडियो कैमरा था। इन वीडियोस को लेने वाले कैमरामैन ने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन उसका हाथ देखें तो ये किसी नौजवान का लगता है, जिससे यकीन होता है कि ये बिन लादेन का बेटा खालिद बिन लादेन था, जो करीब 18-20 साल का रहा होगा। ये था आतंकी सरगना का खुफिया अड्डा। हैरानी की बात है कि ये अड्डे जैसा नहीं दिखता। मेरे हिसाब से ये उबाऊ जगह थी। यहां इस क्लिप में एक बगीचा दिखता है। यहां उसका बेटा अड्डे से निकलने में एक चूजे की मदद कर रहा है। इसमें बिन लादेन की तकरीर की वीडियो बनाते समय तकनीकी दिक्कत दिखती है। और इसे देखिए, इसमें कहीं से भी ये आतंकी सरगना नहीं दिखता। ये था जिसे दुनिया ढूंढ रही थी। मासूम लोगों पर नए हमले की तैयारी में जुटा एक शख्स। सूरत अक्सर धोखा देती है, लेकिन फाइल्स में इसके इरादे खतरनाक थे। बहुत से वीडियोस मिले, सैकड़ों प्रोपेगेंडा वीडियोस। हैरानी है कि ढेरों अमेरिकन और वेस्टर्न मूवीज मिली, जैसे आइस एज, कुछ जापानीज एनिमेशन, वायरल वीडियो डाउनलोड्स जैसे चार्ली बिट माय फिंगर। बताते हैं कि काफी सारी पोर्नोग्राफी भी मिली थी और बातचीत के कई निजी दस्तावेज भी मिले थे। इस घर में रहने वाले लोगों की तादाद असल में ये समझना मुश्किल बनाती है कि कौन सा आदमी किस वाली फाइल से जुड़ा है। उस घर में कम से कम 20 लोग रह रहे थे। मामला इसलिए भी उलझा क्योंकि बिन लादेन पुराने कंप्यूटर से इस्तेमाल कर रहा था। तो जब CIA को फाइल्स मिली, उसमें से कुछ चीजें शायद कंप्यूटर के पिछले मालिक की थीं। इसीलिए इन हार्ड ड्राइव से कुछ नतीजे निकालते हुए बहुत ध्यान रखने की जरूरत थी। लेकिन ये फाइल्स अब भी गजब की रिसोर्स हैं। यहाँ जिन शुरुआती सवालों को हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से एक है बिन लादेन यहाँ इस घर में कैसी जिंदगी जी रहा था। वो बहुत ही सादा जीवन गुजार रहा था, मतलब पुराने जमाने के देहातियों जैसी जिंदगी। जब्त हुए बहुत से कागजात को पढ़ें तो एक आम जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था वो। उसामा बिन लादेन अपने परिवार के साथ था खुफिया ठिकाने में। जिन लोगों के बीच वो रहता था उनसे कटकर। बिन लादेन और उसके बॉडीगार्ड्स ने काफी दिमाग लगाकर इस घर की किलेबंदी की थी। घर के चारों तरफ बहुत ऊंची दीवार थी और चाहे जो हो, सबको चार दीवारी के अंदर रहना था। न स्कूल जाना, न बाजार। अपनी सब्जियां खुद उगाते थे, मुर्गियां पालते थे। उनके पास गाय भी थी। कचरा जला देते थे और एक तरह से बिन लादेन की अपनी बनाई हुई ये एक जेल थी जिसमें खुद को रखा हुआ था। कुछ ऐसी फाइल्स थी जो पहले तो एक आम होम वीडियो जैसी लगी, जिनको उसके बेटे ने शायद मस्ती में बनाया था। लेकिन जब चारदीवारी के आसपास की पहाड़ियों को जूम करके देखने की एक क्लिप मिली, या आसमान को नजदीक से देखने की, या एक हेलीकॉप्टर की क्लिप मिली, तो लगा जैसे वो चौकन्ने थे। सब नजर रख रहे थे कि कहीं उनका कोई सुराग तो नहीं ले रहा।
बिन लादेन के मामले में हमें पता है कि दुनिया के बेहतरीन खुफिया तंत्र और आतंकरोधी ऑपरेशन को उसकी तलाश थी। वो जानता था पूरी दुनिया उसके पीछे थी, इसलिए डरा डरा रहता था। वो असली दुनिया से वास्ता रखता था तो बस एक कुरियर के जरिए। न कोई फोन था, ना इंटरनेट, ना कोई टेलीफोन वगैरह की तार जा रही थी घर में। एक बार तो उसके चीफ ऑफ स्टाफ महमूद ने कहा भी था, शेख, हमें दुनिया भर में लोगों को कुरियर्स भेजने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्यों ना हम कम से कम ईमेल इस्तेमाल करें। उसामा बिन ने जवाब दिया, कैसी अजीब सी बात कर रहे हो, इंक्रिप्शन? उन लोगों के खिलाफ इंक्रिप्शन इस्तेमाल करना चाहते हो जिन्होंने ईमेल इजाद की? कोई भी खुफिया और खतरनाक ईमेल को एन्क्रिप्ट करना जोखिम भरा है। बिल्कुल नहीं। किसी खास शख्स से बातचीत सिर्फ कुरियर के जरिए होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी ड्राइव्स हमें मिली हैं वो लादेन से जुड़ी हैं, जिन्हें चार दीवारी के अंदर पेन ड्राइव में लाया गया होगा। कुछ फाइल्स तो बहुत हैरान कर देने वाली हैं। CIA ने कहा कि ढेर सारी पोर्नोग्राफी पाई गई है इन कंप्यूटर ड्राइव्स में। इससे क्या पता चलता है? लेटर्स में ऐसी किसी चीज की मांग नहीं की गई है और इंटरनेट नहीं था तो वो इसे डाउनलोड कैसे कर पा रहे थे? पता नहीं बिन लादेन उस पोर्नोग्राफी को देख रहा था कि नहीं, पर हैरानी की बात नहीं अगर वो देख रहा था। दिमागी चाहत सोच पर हावी हो जाती है। इस्लाम में इसकी सख्त मनाही है और मेरा ख्याल है ज्यादातर धर्मों में भी। और मैं एक बहुत ही अहम चीज यहाँ बताना चाहती हूँ, वो पॉर्न देख रहे थे या नहीं इसकी मुझे इतनी परवाह नहीं है, लेकिन वो लोगों को मार रहे थे, इसकी तो कहीं ज्यादा सख्त मनाही है कुरान में। अल-कायदा मैसेजेस भेजने के लिए पोर्नोग्राफी इस्तेमाल करता था, तो वो इंक्रिप्टेड मैसेजेस डाल देते थे पोर्नोग्राफिक फोटोज में। ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे आप मैसेजेस को इंक्रिप्ट कर सकते हैं किसी पोर्नोग्राफिक वीडियो या पोर्नोग्राफिक पिक्चर में, और अगर दूसरी तरफ कोड हो तो वो पोर्न फोटो अपने आप मैसेज बन जाती है। अगर कोई सुकून से रहना चाहे तो मैसेज को एन्क्रिप्ट करने या कोरियर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। और उसका मानना था कि दुनिया का ध्यान फिर से अपनी तरफ खींचने का सबसे सही तरीका था या तो उसे दोहराओ या उससे बेहतर करो। वो अपनी बड़ी कामयाबी मानता था 9/11 हमले को। आपके कंप्यूटर में मौजूद अरबों जीरोज और वन आपके बारे में क्या बताते हैं? और वो क्या बताते हैं इतिहास के मोस्ट वांटेड आतंकी के बारे में? बिन लादेन के हार्ड ड्राइव्स में मिली फाइल्स में से बहुत सी उससे जुड़ी थी जिसे वो अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मानता था। मुझे लगता है कि उस दौर के हर इंसान को याद है कि 9/11/2001 को वो कहाँ थे। अपनी बताऊं तो मैं नाश्ते की मेज पर थी, मिडिल अमेरिका जाने की तैयारी में थी, ग्रेजुएट स्कूल शुरू करने के लिए, और तभी मैंने वो भयंकर तस्वीरें देखी टीवी पर। उस तरह की हैवानियत को देखना बहुत ही ज्यादा तकलीफ देह था, गुस्से से भर देने वाला। और बाद में ये पता चलना कि ये सब किया गया था मेरे मजहब के नाम पर। ये दरअसल उन लोगों को, उन मासूम लोगों से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था जिन्हें उन्होंने निशाना बनाया था। इस्लाम का नाम बदनाम हो रहा था। मुझे याद है जिंदगी में मैं पहली बार डरी थी कि कहीं किसी को ये पता न चल जाए कि मैं मुस्लिम हूँ। जिस आदमी से मैं 4 साल पहले मिला था उस पर तकरीबन 3000 आदमियों, औरतों और बच्चों के कत्ल का इल्जाम था। ये ड्राइव्स मुझे और मेरे साथियों को उस शख्स के बारे में क्या दिखा सकती हैं जिसने ये किया था? ओसामा बिन लादेन के हार्ड ड्राइव्स में जुर्म की ताकीद करता डेटा और शैतान की मासूमियत दोनों हैं, लेकिन उनको अलग अलग कैसे किया जाए? इसमें बिन लादेन अपने पर बनी अल जजीरा की पुरानी डॉक्यूमेंट्री देख रहा है। ये शायद उन डॉक्यूमेंट्रीज में से है जो उसके हिसाब से उसकी गलत तस्वीर पेश करती थी। वो इस पर नजर रखता था और बहुत संजीदगी से नजर रखता था। वो सोचा करता था कि क्या उसका वो शानदार दौर कभी लौट कर आएगा। बिन लादेन को शायद मजा आता था अपने बड़े कारनामों को फिर से देखने में। ये दिलचस्प है कि कैसे वो वहां बैठा सैटेलाइट न्यूज देखा करता था।
इससे अंदाजा लगता है कि उसे कितनी परवाह थी अपने मैसेजेस को लेकर और दुनिया भर में उसके मैसेजेस को कैसे लिया जा रहा है इसकी भी। आखिरकार उन दिनों में एक यही तो चीज थी उसके पास। फरार रहते हुए बिन लादेन के पास सिर्फ सैटेलाइट टीवी ही नहीं था, उसके साथ 3 बीवियां, दर्जन भर बच्चे और पोते भी थे। लगता है ये उसके पोते हैं। ये मेरे ख्याल से उनमें सबसे बड़ा है। ओसामा बिन लादेन का बड़ा पोता। ये करीब होगा 10 साल का। अच्छा। हाँ। 4 दीवारी के अंदर अलग किस्म का ओसामा बिन लादेन था, और आप जो देख रहे हैं उसके हिसाब से बिन लादेन एक जुनूनी आतंकी नहीं बल्कि लाड प्यार करने वाला दादा दिखता है। सेसमी स्ट्रीट। तो शायद बच्चे इसे देख रहे होंगे। साफ है कि ये चीजें एजुकेशनल हैं, अरबी तर्जुमे वाली। बेशक मतलब हैरान की बात नहीं है कि वो इसे देख रहे होंगे। शायद एक बहुत अजीब और गरीब चीज थी बिन लादेन में। बच्चे पश्चिमी चीजें देख सकते थे, पर साथ ही उन्हें पश्चिम से नफरत करना भी सिखाया जाता था। इन हार्ड ड्राइव्स में आपको अच्छी और बुरी सब चीजें दिखती हैं। काफी गर्मजोशी थी एबटाबाद के उसके घर में। वहाँ कुछ ऐसे मुकाबले होते थे जिनमें उनके बच्चे कुछ नज़्म सुनाते थे, जिसके बाद उनका दादा बिन लादेन उन्हें इनाम भी देता था। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 4 दीवारी कोई आम घर नहीं था, मामूली हिफाजत वाली जेल जैसा था। हिफाजत के सबसे अहम इंतजामों में से एक था बच्चों को घर से बाहर ना जाने देने का, सिवाय बहुत जरूरी कामों के, जैसे इलाज के लिए जाना। उन्हें आंगन में आने की इजाजत नहीं थी बिना किसी बड़े के साथ के जो उनके शोर को काबू में रख सके। वो अजीब मेल था कई बातों का, क्योंकि वो सरल था, सब छोड़ रहा था, सीधा साधा, नरमी से बोलने वाला, फिर भी वो हजारों आदमियों की जान ले रहा था, मासूमों की। तो ये क्या है? सब उलझा है। सही कहा। सच कहूं तो मुझे कभी नहीं लगा था कि ये शख्स असल में इतना खतरनाक इंसान बनेगा जिसकी तलाश पूरी दुनिया को रहेगी। यकीन नहीं होता कि वो ऐसा बनना चाहता था। ये बिन लादेन के पोतों में से एक है, नज्म पढ़ता हुआ। आप जानते हैं आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बड़ी चुनौती ये है इस पीढ़ी को लड़ने के लिए उतावला ना होने देना। कुर्बान होने के लिए, कुर्बानी के लिए, किसी को कुर्बानी के लिए भर्ती करना आसान है तो मुश्किल क्या है? लेकिन और मुश्किल काम है उसे समझाना कि सोसाइटी को सुकून भरा किस तरह बनाए। तो बिन लादेन की विरासत क्या है? जबरदस्त मारकाट और बेवजह की हैवानियत। उसने अपने परिवार तक को बर्बाद कर दिया। 9/11 के बाद के सालों में उसके कुछ बच्चे मारे गए, उसके कुछ साथी जेल गए, गायब हो गए या मारे गए। ना तो उसने दुनिया को महफूज बनाया, ना ही मिडिल ईस्ट को। उसकी विरासत मौत की विरासत है, बर्बादी की विरासत है। जहां से गुजरा तबाह करता चला गया। पर आज अल-कायदा में कहीं ज्यादा लोग हैं ओसामा बिन लादेन के उस फलसफे, उस सोच और उसकी बातों से जुड़े जो कि 9/11 के दिन उसके सामने थी। मेरे ख्याल से आईसिस बिन लादेन के फलसफे का ही हिस्सा है। नेवी सील्स ने मैसेज लाने वाले को मार गिराया, पर वो मैसेज अब भी जिंदा है। दूसरी तरफ बिन लादेन की सोच को दुनिया भर के 99.9% मुस्लिमों ने सख्ती से नकारा है।
अरब स्प्रिंग पर गौर करें तो न तो आपको वहां नजर आता है अलकायदा का झंडा और न ही बिन लादेन की कोई फोटो। नजर आते हैं प्रजातंत्र की मांग करते लोग। प्रजातंत्र से कौन नफरत करता है? आजादी की मांग करते लोग दिखते हैं। सियासी मायने में आजादी से नफरत कौन करता है? उसामा बिन लादेन। उसने अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतारा, पर वो किसी जिहाद में मोर्चे पर बहादुर की तरह नहीं मरा। उसकी मौत आई एक काफी सुकून वाले घर में अपनी बीवी और परिवार के बीच। सिसकियां लेता हुआ मरा, न कि गरजता हुआ। उसामा बिन लादेन की डिजिटल फाइल्स एक छाप छोड़ गई हैं जिसके मायने हमें निकालने हैं। आज उसके बारे में क्या सोचते हैं? वो इतिहास में सिर्फ एक फुटनोट बनकर रह जाएगा। एकदम ही उलझी हुई शख्सियत थी उसकी। यकीनन बिन लादेन ने मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई है। दूसरों के सामने बड़ी सफाई से इज्जत से रखनी होगी ये बात। साथ ही ये भी कि दुनिया भर में उसका आतंक था। उसामा बिन लादेन इतिहास में पहला शख्स नहीं था जिसने वक्त के कायम कायदों के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, और ना ही वो आखिरी होगा। जब ऐसा होने के बारे में सोचते हैं, खून के बारे में सोचते हैं, मासूमों के, तो कोई शक नहीं रह जाता। कोई भले ही मेरा दोस्त हो, भले ही मैं उसे उसकी सादगी के लिए याद रखूं, आप अच्छे हो, ईमानदार हो, ये सब बेकार हो जाएगा जब वो एक बूंद भी गिराएगा किसी मासूम के खून की, है ना? बिन लादेन उनमें से एक था जिन्होंने इतिहास को एक मोड़ दिया, लेकिन यह मोड़ दुनिया की बेहतरी का नहीं था, और इसी के लिए उसे याद किया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगली वीडियो में मिलते हैं।